I think yesterday we had completed with the national highways. Today we are going to start the other type of roads, like second type of roads which are found in India is state highways. Now, state highways are just like national highways, but they are constructed and maintained by the state governments. ये main difference है. Then जो state highways होते हैं, they join the state capitals with the district headquarters and other important towns. जो भी एक state highways होते हैं वो जो राज्य सरकार होती है वो उसे बनाती है और मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. जैसे नेशनल लेवल पे आपका CPWD होती है, वैसे आपका स्टेट लेवल पे SPWD होती है, जो कि स्टेट हाईवेज को बनाती है और उसको मेंटेन करती है. अब जो हमारे स्टेट हाईवेज होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोड्स, और वो हमेशा एक जो सिटी होती है उसके आउटस्कर्ट्स में बनाए जाते हैं, बाहर बनाए जाते हैं, सो दैट इन अनइंटरप्टेड ट्रैफिक कैन बी मेंटेन, ताकि वहाँ पे बिना रुकावट के और बहुत ही फास्ट स्पीड में जो भी व्हीकल्स हैं वो मूव कर सके. तो हमारे जो स्टेट कैपिटल्स हैं, दे ऑलवेज कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, तो उत्तराखंड में जो भी आपके जो भी हमारे स्टेट हाईवेज होंगे, वो एक तो देहरादून से ज़रूर कनेक्टेड होंगे क्योंकि देहरादून राजधानी है. देन वो आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, मतलब उत्तराखंड में जितनी भी आपके मेन डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, उसको वो कनेक्ट करते हुए जाएंगे. एंड एक ही हाईवे तो होता नहीं, और भी बहुत सारे हाईवेज होते हैं, लेकिन मेन क्या होता है कि देहरादून से वो निकलेगा, स्टेट जो कैपिटल होती है, और फिर वो जो भी जहाँ भी उसको बनाया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है, और जो उसके आसपास इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं, छोटे बड़े जो भी टाउन्स होते हैं, उनको वो कनेक्ट करते हुए जाता है. These roads are connected to the national highways. ये national highways से भी जुड़े हुए होते हैं, and they constitute 4% of the total road length in the country. तो ये था हमारा state highway, which is maintained and constructed by the state government, and they join the state capitals with district headquarters and other important towns. Then third type of road is district road. ये होता है, वो सबसे ऊपर नेशनल रोड्स होती हैं, देन स्टेट हाईवेज होते हैं जो एक राज्य में बनाई जाती हैं, देन होता है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो एक जिले में बनाई जाती हैं. जिला मतलब मान लो ऋषिकेश में जो सड़कें हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहेंगे. देन जो रोड्स आपके सिर्फ देहरादून में है वो इंटरनल रोड जो होती हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहेंगे. These roads are the connecting link between the district headquarters and the other important nodes in the district. तो जो भी जैसे कि मान लो एक सड़क जा रही है जो कि देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को कनेक्ट कर रही है, तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड भी डिस्ट्रिक्ट रोड कहेंगे. प्लस वो सड़क जो होगी वो इंटरनली ऋषिकेश के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको भी कनेक्ट करेगी. तो एक जिले में जितने भी इंपॉर्टेंट नोड्स हैं उनको आपस में जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, और वो आसपास के जो इम्पोर्टेंट आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं उनसे भी जुड़ी हुई होती है. तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए. देन है आपका रूरल रोड्स मतलब ग्रामीण सड़कें, जो आपको पता ही है, जो कच्ची सड़कें होती हैं. अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स. ठीक है, ये ग्रामीण सड़कें होती हैं, मेनली कच्ची सड़कें होती हैं, एंड ये नेचर पे बहुत हद तक डिपेंड करती है, क्योंकि अगर सड़कें पक्की नहीं है तो क्या होगा, फिर आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होती है. और ये जो रोड्स होती हैं बारिश के मौसम में या बहुत जब क्लाइमेटिक वर्स कंडीशंस होती हैं तब ये अनयूजेबल हो जाती हैं, मतलब ये सड़कें काम की नहीं रहती हैं. देन थर्ड आता है आपका अदर रोड्स मतलब कुछ ऐसी सड़कें होती हैं, कुछ ऐसी रोड्स बनाई जाती हैं जो कि एक कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और उनको हम सीमावर्ती सड़कें भी कहते हैं. नाम क्या है? बॉर्डर रोड्स, या फिर हम उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहते हैं हिंदी में. बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज. द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड. भारत में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इन 1960 फॉर. आप सर आपको जो कर रहे हैं ना, बस आप वही कर लो जितना कैलकुलेट कर पा रहे हो, बाद में देखते क्या है. ठीक है, फर्स्ट established in May 1960 for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated. देखो इसमें क्या था कि BRO जो होता है एक हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1960 में बनाया गया था, और इसका मेन एम क्या होता है
कि वहाँ उन एरियाज़ में सड़कें बनवाना, उन राज्यों में या उन एरियाज़ में जिनका कनेक्शन इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों से, जिसको हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कहते हैं। लाइक गुजरात हो गया, राजस्थान है, या फिर आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिनकी जो दूसरे देशों के साथ जिनकी बाउंड्री टच करती है। तो ऐसी जगह पे सड़कों का बनना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो है डिफेंस के टाइम में या फिर किसी वॉर के टाइम में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऐसी सड़कें, और ऐसी जगह आइसोलेटेड एरियाज को मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट करती है। तो इसीलिए बीआरओ का जो है बीआरओ को बनाया गया, और जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे बेहतर सड़कें बनाई गई। अब इसका एम तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फिर से आप हम देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला तो कि ये जो एरियाज है, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो हमारे मेन स्ट्रीम इंडिया से अलग थलग ना हो जाए, उनको भारत से जोड़े रखने के लिए और वहाँ पे आर्थिक विकास के लिए इन सड़कों को बनाया गया। देन फॉर डिफेंस पर्पस, ताकि लड़ाई लगती है तो हम अपने हथियार को, हम अपने राशन को, देन आर्मी को वहाँ पे आसानी से पहुँचा सकें। Through rapid and coordinated improvement of strategically important roads along the northern and northeastern boundary of the country. It is a premier multifaceted construction agency. It has constructed roads in high altitude mountainous terrain joining Chandigarh with Manali. अब देखो बीआरओ ने कहाँ कहाँ सड़क बनाई है, चंडीगढ़ को जोड़ते हुए मनाली तक, हिमाचल तक एंड लेह। This road runs at an average altitude of 4,270 meters above the mean sea level. मतलब it is one of the highest roads in India. मतलब सबसे ऊंचाई पे बनने वाला जो है जो मोटरेबल रोड है। मोटरेबल को यहाँ पे लिखा हुआ है। मोटरेबल मतलब क्या होता है, जहाँ पे वाहन चलते हैं। यहाँ पे ऐसी सड़क बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं खारदुंगला पास इन जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हो कितना मतलब कैसा एरिया पूरा दोनों तरफ से ये माउंटेन से जो है कवर्ड है, वो भी स्नो माउंटेन से। और यहाँ पे मतलब सड़कें बनाना, उसका रख मेंटेन करना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज जब भी स्नोफॉल होती है तो अगेन ये पूरा रोड कवर्ड हो जाता है। इसमें कहीं गड्ढे डेवलप हो जाते हैं, कहीं इसमें जो है वाटर फिल हो जाता है, तो उसको दोबारा मेंटेन करना, बनाना, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, एवलांच गिर गया, तो मतलब बीआरओ का जो है काम बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। देन कुछ हमारी ये देखिए, अब बस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एट वाघा बॉर्डर, ये भी सड़कें बनाई जाती हैं, बल्कि तो दूसरी कंट्री को कनेक्ट कर रही हैं। This organization has completed over 40,450 kilometers of roads by March 2005. मतलब 2005 तक इस बीआरओ ने 40,450 किलोमीटर का जो है रोड्स बना दिया इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, द बीआरओ ऑल्सो अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तो जो बीआरओ है सिर्फ वो सड़कें बनाती और मेंटेन ही नहीं करती है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में, जैसे कि हमारे जो भी ऐसे क्षेत्र, जैसे चाइना से लगा हुआ हमारा बॉर्डर है या पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, जो कि हमें पता है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ये पूरी सड़कें बनाती है बीआरओ। साथ ही साथ जब भी बर्फबारी हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्नो फॉल हो गई, पूरी एवलांच आ गया, पूरी सड़क पे बर्फ फैल गई, तो उस कंडीशन में क्लियर करने का काम भी बीआरओ का ही है। The international highways are meant to promote the harmonious relationship with the neighboring countries by providing effective links with India. तो ये जो हमारे इंटरनेशनल हाईवेज ऑन दी अदर हैंड होते हैं, जैसे भी आपने लाहौर और जो आपने देखा लाहौर अमृतसर जो रोड बनाई गई है, उससे हम इंटरनेशनल हाईवे कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान में एंड हो रही है, मतलब दो देशों को जोड़ रही है आपस में। तो ये बहुत सारे ऐसे देश हैं वो इंटरनेशनल हाईवेज बनाते हैं, जो एक देश से स्टार्ट होता है दूसरे देश पे खत्म होता है, ताकि उनके बीच में जो है फ्रेंडली रिलेशन हो सके, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो है लिंक मेंटेन रहे। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, ये तो आपका फिर सड़कों के बारे में खत्म होता है कि हमारे इंडिया में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोडवेज। लाइक फर्स्ट वन इज नेशनल हाईवे, सेकंड वन इज स्टेट हाईवे, थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ वन इज रूरल रोड्स एंड फिफ्थ हमने पढ़ा है अबाउट बॉर्डर रोड्स, जिसके बारे में बीआरओ के बारे में हमने पढ़ा है कि हाउ दीज रोड्स आर वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। हमारे भारत देश में हर राज्य में सड़कें जो है उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। डेंसिटी ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ रोड्स। डेंसिटी ऑफ रोड्स मीन्स द लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, मतलब प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सड़कों की लंबाई कितनी है। अगर ज़्यादा है इसका मतलब डेंसिटी ऑफ रोड्स बेहतर है, मतलब एक राज्य में जितनी ज़्यादा सड़कें मिलेंगी, लंबाई जितनी ज़्यादा सड़कों की ज़्यादा होगी, इतना इसका मतलब क्या है कि उस राज्य में सड़कों की डेंसिटी ज़्यादा है।
और जिस राज्य में सड़कों की डेंसिटी कम मतलब लंबाई कम होगी, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आप जा रहे हो और वहाँ पे सड़कें आपको बहुत ही कम मिल रही हैं, तो इसका मतलब उस एरिया में सड़कों की डेंसिटी कम है। ठीक है? अब ये चीज़ें कई चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। पूरे भारत में हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, देन महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। इन स्टेट्स में जो है आपकी केरल है, यहाँ पे रोड्स की डेंसिटी काफ़ी हाई है। देन कुछ हमारे स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, देन अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर हिमाचल हो गया। इन सड़कों में जो है डेंसिटी ऑफ रोड्स कम है। ऑलराइट, राजस्थान में भी कम है। अब इसके रीजन क्या है वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कमी दिया, देखते हैं क्या है ये। देन देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़कें पाई जाती हैं। वेरीज फ्रॉम ओनली 10.48 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर, 387 किलोमीटर इन केरल। तो केरल में जहाँ पे रोड डेंसिटी 387 है, मतलब वहाँ पे आप जाओगे तो मतलब मैक्सिमम एरिया में आपको सड़कें देखने को मिलेंगी। तो केरल में जो सड़कों की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे लोएस्ट है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ रोड इज हाईएस्ट इन केरल एंड लोएस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। देन मतलब क्या है कि अगर आप 100 किलोमीटर एरिया कवर करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो सिर्फ आपको 10 किलोमीटर एरिया में ही सड़क मिलेगी। जबकि आप केरल में जाएंगे तो मतलब कि जितना एवरेज है उससे भी ज़्यादा सड़कें वहाँ पर है। मतलब वहाँ पे बहुत ही कम ऐसा एरिया होगा जहाँ पे सड़क ना हो। ठीक है? और हमारे देश की एवरेज क्या है? 75.42 किलोमीटर। द डेंसिटी ऑफ रोड इज हाई इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड मेजर सदर्न स्टेट्स। जो भी हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं एंड सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे रोड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हमारे जो भी आंध्रा है, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, देन हमारा मैंने आपको जो बताया यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे ही राज्यों में, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सारे ही स्टेट्स में रोड की डेंसिटी काफ़ी हाई है। काफ़ी ज़्यादा आपको सड़कें मिलेंगी, लंबाई लेंथ ज़्यादा मिलेगी। बट जो हमारे कुछ एरियाज हैं, लाइक हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे जो हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, लाइक अरुणाचल हो गया, देन नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम में तो है, लेकिन बट ये जो आपके राज्य हैं उनमें काफ़ी कम रोड डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी कम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार है, देन आपके डिफरेंट प्लेट्यूज हैं, तो यहाँ पर भी कम सड़क है। एंड राजस्थान, क्योंकि आप इसका मैक्सिमम एरिया डेजर्ट में है। तो इन सब तो आप देख सकते हो कि जो रोड डेंसिटी होती है वो कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में रोड डेंसिटी हाई है और कुछ स्टेट्स में कम है। तो पहला रीजन क्या हो गया? फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स मतलब जैसे क्लाइमेट हो गया, या फिर वहाँ का जो टेरेन है, टोपोग्राफी है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितने भी वर्ल्ड में या इंडिया में प्लेन एरियाज हैं, लाइक जो भी नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, या फिर जो हमारा सदर्न इंडिया का एरिया है, वहाँ पे आपको जो है सड़कें बेहतर मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे सड़कों को बनाना काफ़ी आसान होता है। इन कंपैरिजन अगर आप डेजर्ट में जाएंगे या फिर आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे सड़कों को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पहाड़ों पे सड़कें बनती हैं, लेकिन फिर वो इतनी जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि मान लो स्नोफॉल हो गई या कोई भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे सड़कें बहुत जल्दी खराब होती हैं और फिर उनको बनाना भी डिफिकल्ट होता है, मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है। तो जितने भी प्लेन एरियाज हैं, दे आर बेस्ट। देन सेकंड नंबर पे आपके प्लेट्यूज होते हैं, तो वहाँ पे भी आप बना सकते हो। बट जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहाँ पे सड़कों को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो पहला रीजन ये हो गया। Then construction of road is easy and cheaper in the plain areas, where it is difficult and costly in hilly and plateau areas. तो plateau में और hilly area में सड़क बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है। वेयर एज प्लेन एरिया में सड़क बनाना इजी भी है और सस्ता भी है। Therefore, not only the density but also the quality of road is relatively better in plains as compared to roads in high altitude areas, rainy and forested regions. तो जितनी भी प्लेन एरियाज आपको मिलेंगे, दिल्ली का एरिया है चाहे महाराष्ट्र है, तो इन एरियाज में आपको सड़कें बेहतर मिलेंगी। प्लस जो क्वालिटी होती है रोड्स की, वो भी काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि सड़कें जल्दी टूटती नहीं है। लेकिन जो आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया रेनी एरियाज होते हैं या जो जंगली एरियाज होते हैं, वहाँ पे सड़कें जितनी जल्दी बनाते हैं तो जल्दी खराब भी होती है और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है। माउंटेन्स खुद सोच लो, आपके माउंटेन्स में जो है सड़कें बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। देन हम आते हैं अब रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। हमारा रोडवेज खत्म हो चुका है, अब हम रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो रेलवेज होते हैं हमारे इंडिया में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क या लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एंड इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर्स। इंडिया में मालगाड़ी, मतलब जिससे हम फ्रेट जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी जो है अमाउंट ऑफ जो फ्रेट होता है वो रेल से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्पेशली जो हैवी एंड बल्की मटेरियल्स होते हैं।
साथ ही साथ जो पैसेंजर्स होते हैं उनका भी मूवमेंट रेलवे से होता है। लाइक हर दिन लाखों लोग जो हैं बाय ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि रेलवेज जो है, रेलवेज के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, दे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब उन्होंने आज़ादी के टाइम में कहा था कि रेलवे जो है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि रेलवे के थ्रू ट्रेन में बैठ के बहुत सारे लोग एक समय में यात्रा कर सकते हैं, और इससे उस समय जो है काफ़ी हेल्प मिली थी इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसलिए महात्मा गांधी ने भी रेलवे को काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा है भारत के लिए। वो एरियाज जो बहुत ही बड़े होते हैं, जहाँ पे हर जगह रोड से नहीं पहुँच सकते, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो रेलवेज होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। Indian Railway was introduced in 1853 when a line was constructed from Bombay to Thane covering a distance of 34 किलोमीटर। तो 1853 में सबसे पहले भारत में रेलवेज जो है आए थे, और वो बॉम्बे से थाने, जिसने डिस्टेंस कवर किया था 34 किलोमीटर का। फिर वो हो गया क्या? ये जगह चलती है बस, उसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। मतलब क्या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? जो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज में 10 ज़्यादा हुए हैं। 25 प्लस 22 40 47 होना अच्छा, चाहिए। आपने पेपर पे लिखा है कहीं? मैंने इसमें देखा हुआ है वहाँ पर, बस एक ही जगह है। नहीं नहीं, टोटल बॉयज कितने आ रहे हैं? टोटल बॉयज आ रहे हैं, मैंने किया पेपर नहीं किया, फोन में किया हुआ है, मैं इसको एक पेपर पे लिख दीजिए। इस पेपर पे, मैं ले लूँगा। इस पे लिख दीजिए, इस पे। इतने बॉयज आ होना रहे चाहिए हैं। था, ये होना चाहिए था अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4027 होना चाहिए था। लेकिन जब हम टोटल करें तो इतना आ रहा है 40। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ, जब हम टोटल कर रहे हैं एक जगह पर, वहाँ पर 10 ज़्यादा ऐड हो गए। किसी एक नंबर में जब हमने बॉयज और गर्ल्स को ऐड किया है तो उन्होंने वो था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जगह है 25 प्लस 42 है, होना चाहिए कितना, 47 होना चाहिए। उसने वहाँ पर 47 ना लिखकर 57 लिख दिया, जिसकी वजह से 10 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, और इसीलिए ये 10 नंबर का गैप है। लेकिन एक्चुअल तो ये है ना 4027 होना सही ये है। चाहिए। ठीक है ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है ठीक है सर। और अगर इसको सही करना होगा तो ये भी कर लो कि होना 47 चाहिए, वो 57 है। अच्छा, कौन सा स्कूल है, कुछ याद है आपको? मैंने देखा हुआ है। OLF वाला है। हाँ, इसमें देखो 25 और 22 47 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 57 लिखा। 47 होना चाहिए ना। ठीक है, अब कैलकुलेशन मिस्टेक इतना ही कर लेंगे हम। सही। ठीक है। हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके। सो वी वर डूइंग रेलवेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो है रेलवेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कब हमारी रेलवे लाइन इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। 1850 फ्रॉम मुंबई टू बॉम्बे टू थाने, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर्स तक रन हुई थी। और इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। हमारे भारत में जो सबसे बड़ी सरकारी संस्था है वो है रेलवेज। The length of the Indian railway network is 63,221 kilometer. It's very large size, puts lots of pressure on a centralized railway management system. हमारा जो इंडिया का जो सेंट्रलाइज्ड हमारा रेलवे सिस्टम जो है वो टोटली सेंट्रलाइज्ड है।
क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा इसमें जो है इसका पावर है इसमें कोई भी रूलिंग करने के लिए। नाउ इंडिया में आपको पता है कि जो रेलवेज होते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इनफैक्ट जो है ट्रेवल करते हैं। इन इंडिया का रेलवे सिस्टम, एक हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जहाँ भी जब लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस में जाना होता है, शॉर्ट में भी, तो रेलवेज का इंटेंसिव यूज़ होता है। द रेलवे सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स, ठीक है। तो क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है भौगोलिक तौर पर, ज्योग्राफिकली, तो हमारे भारत को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्योंकि हम एक जगह दिल्ली में बैठकर पूरे भारत की जो रेलवे सिस्टम है उसको ऑपरेट नहीं करवा सकते, तो हमने पूरे इंडिया को जो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है, और वो जो जोन होता है वो अपने एरिया को जो है लुक आफ्टर करता है इन टर्म्स ऑफ रेलवे। फॉर एग्जाम्पल, पहला रेलवे जोन कौन सा है? सेंट्रल रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई सेंट्रल, ये सेंट्रल चर्च स्टेशन है शायद ये, मुंबई CST। Then earnings from passengers 13.62, earnings from goods 8.3% एंड टोटल अर्निंग इसकी इतनी है, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग है, 13.8 10.7% है। अब ईस्टर्न रेलवे जोन आता है, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और कोलकाता के आसपास के जो एरियाज इसको डिमार्केट किए गए होंगे तो वहाँ पर ये लुक आफ्टर करता है। इसकी अर्निंग ये है, ये 4.24। अब ईस्ट सेंट्रल जो आपका रेलवे जोन है वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है, और उसकी अर्निंग इतनी है 6.98। मतलब अर्निंग मतलब कितना पैसा ये जोन कमाते हैं, ठीक है ना। तो अर्निंग्स फ्रॉम गुड्स, पैसेंजर एंड टोटल, मतलब पैसेंजर मतलब जितने ज़्यादा पैसेंजर्स मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा उस ट्रैक पर जितने मालगाड़ियाँ जाएंगी उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगा फ्रॉम गुड्स, एंड फिर टोटल अर्निंग निकाला गया। देन ईस्ट कोस्ट आता है। ईस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, और उसकी अर्निंग टोटल है 7.27। नॉर्दर्न जो आपका जोन है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। तो मतलब जो उत्तरी रेलवे है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मेन जो आपकी रेलवे लाइन होती है, जो ट्रेन होती है, वो न्यू दिल्ली से ही उनका ओरिजिन होता है। न्यू दिल्ली से वो पूरे भारत में जाती है। ऑलराइट, देन इसका कितना है? 11.04। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो होती है आपकी नॉर्दर्न रीजन को, नॉर्दर्न जोन को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मैंने आपको बताया सबसे मैक्सिमम पैसेंजर इसी जोन में ट्रेवल करते हैं। 15.38% इसकी अर्निंग होती है। फ्रॉम गुड्स 8.94 होती है, और टोटल 11.04। मतलब सबसे हाईएस्ट आई थिंक यही जोन है आपका नॉर्दर्न जोन, ठीक है, न्यू दिल्ली। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आपको वेस्ट में जाना है गुजरात, आपको साउथ में जाना है, तो हर आपको कहीं से भी ना मिले, लेकिन न्यू दिल्ली से हर ट्रेन का ओरिजिन होता ही होता है। देन आपका नॉर्थ सेंट्रल, उसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है, और इसकी अर्निंग है 8.09। नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर में है, और इसकी अर्निंग इतनी है। आप ये अर्निंग वाला आप देख लीजिएगा खुद ही। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव गुवाहाटी में है। नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। सदर्न का चेन्नई में है। आप लोग कुछ चीज़ें तो जरूर याद रखना, जैसे नॉर्दर्न वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन एंड ईस्टर्न जोन। ये तो मान लो चार आपके हैं ही, चार कोने। तो ईस्टर्न का कोलकाता हो गया, नॉर्दर्न का दिल्ली हो गया, सदर्न का चेन्नई हो गया, एंड वेस्टर्न का मुंबई। जो भी हमारे चार महानगर है उन्हीं को हेडक्वार्टर बना दिया गया, ठीक है। फिर उनके बीच के जो डायरेक्शन है उनको भी लिया गया, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उनको भी लिया गया है ना। देन साउथ है तो चेन्नई में। देन अब इसको साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल में भी डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा जोन है साउथ का। तो साउथ का, पूरे साउथ का चेन्नई है, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर में, और साउथ वेस्टर्न का हुबली में। लेकिन मेन पूरे साउथ का कहाँ पे है? चेन्नई में। अब जैसे नॉर्दर्न का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। बाकी इलाहाबाद, गोरखपुर, मालेगांव, जयपुर, ये सब दिल्ली के अंडर में। देन लास्ट है आपका वेस्टर्न, जिसका मुंबई चर्च गेट है। देन वेस्ट सेंट्रल, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये सारे आपको हेडक्वार्टर्स, कम से कम इंपॉर्टेंट जो हेडक्वार्टर्स है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक तो ये चारों पढ़ लीजिएगा, और कुछ और भी है, जैसे कि मुंबई CST है ना, हुबली का पढ़ लीजिएगा, साउथ वेस्टर्न हुबली का है, वेस्ट सेंट्रल का पढ़ लीजिएगा। तो इसके हेडक्वार्टर्स भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि किस रेलवे जोन का, क्योंकि काफी बार बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे 16 जोन है। हमारे पूरे इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में डिवाइड किए गए हैं।
मेन दिल्ली में है, और बाकी जो एरियाज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किए गए हैं ताकि वो अपने अपने एरियाज को लुक आफ्टर कर सकें। अब हम आते हैं, इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड, उससे पहले आप ये देखिए, डू यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ द ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे 3 कैटेगरीज हैव बीन मेड। हमारे जैसे रेल की पटरियां जो होती है, आपको मैंने वर्ल्ड वाले में भी बताया था, इंडिया में भी 3 टाइप की रेलवे पटरीज होती हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। अब आपको इनका बस इतना मालूम होना चाहिए कितनी डिस्टेंस है। ब्रॉड गॉज जो बड़ी पटरी होती है उसका, उनके बीच का डिस्टेंस 1.67, आपने रेलवे पटरी देखी ना, इस करके जो रेलवे पटरी होती है, ठीक है ना, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस बता रहा है, 1.676 मीटर है ब्रॉड गॉज में। देन जो मीटर गॉज है उसमें 1 मीटर का होता है, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, 1 मीटर, ठीक है। मीटर गॉज में डिस्टेंस कितना होता है रेलवे ट्रैक्स के बीच में, 1 मीटर का, और नैरो गैज में होता है 0.762 से लेकर 0.610 मीटर तक डिस्टेंस हो सकता है। तो कम से कम इन तीनों ही रेलवे ट्रैक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडियन रेलवेज में क्या क्या रिफॉर्म आए, रिफॉर्म मतलब क्या क्या बदलाव आए। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गॉजेस टू ब्रॉड गॉज। मतलब एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स और द स्ट्रेटजीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म और टू मॉडर्नाइज द इंडियन रेलवेज, तब आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। मतलब हमारे भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने के लिए, उसका आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो उसमें से एक कदम ये है कि जो भी मीटर गॉज और नैरो गॉज छोटी लाइनें थी, उनको सरकार ने बदल के अब ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अब जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेन हैं वो जो भी आपकी छोटे मोटे स्टेशन हैं वहां से भी पास होगी, क्योंकि रेलवे पटरी वहां की बदल दी गई है। जिससे अगर हम लोग देखें तो हमारे गांव में जो भी रेलवे पटरी होती थी पहले, वो मीटर और नैरो गॉज होती थी, जिसपे कम दूरी की ट्रेनें चलती थी। लेकिन अब गांव गांव में भी जो ट्रेन हैं वहां पे बड़ी पटरी बिछा दी गई है और लंबी दूरी की ट्रेन वहां से मूव करती है। देन स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, ठीक है। पहले आपको पता है कि हमारे इंडिया में स्टीम इंजन्स जो है वो यूज होते थे, और उसमें कितना ज़्यादा कोयला यूज होता है, कितना पॉल्यूशन होता था। देन उसकी जगह अब डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स को जो है अब रिप्लेस कर दिया गया। अब ट्रेन में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंजन्स लगे रहते हैं, इससे कोयले की भी खपत कम होती है, डीजल या पेट्रोल की भी खपत कम होती है। तो ये भी एक मॉडर्नाइजेशन है। दिस स्टेप हैज इंक्रीज द स्पीड एज वेल एज द हॉलेज कैपेसिटी, ठीक है। तो जब से हमने स्टीम इंजन को हटा के, स्टीम इंजन समझते हो ना, कि कोयला डाला, उसमें से भाप निकला पानी का यूज करके, तब जाके आपका इंजन रन हो रहा है और उससे ट्रेन चल रही है। अब ऐसे इंजन को हटा दिया गया है, अब मॉडर्न इंजन आ गए जिसमें अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो है उसके थ्रू ट्रेन को चलाया जाता है। इससे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो कैरिंग कैपेसिटी, जितना वेट ट्रेन उठा सकती है, वो भी कई गुना इंक्रीज हो चुकी है। हॉलेज मतलब कितना वेट एक ट्रेन उठा सकती है। Then the replacement of steam engine run by the coal has also improved the environment of the stations. पहले क्या था, धुआं धक्कड़ निकलता रहता है ट्रेनों से, क्योंकि कोयला यूज हो रहा है। अब कोयले की जगह क्या इस्तेमाल होता है, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इंजन। इससे क्या हुआ, पोल्यूशन भी कम हुआ है। तो ये 2 रिफॉर्म्स हो गए। थर्ड, मेट्रो रेल जो है उसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, स्पेशली इन कोलकाता एंड दिल्ली एरियाज। अब इसमें आपको बताया कि दिल्ली के लिए तो जो मेट्रो ट्रेन है वो लाइफ टाइम की तरह है। वहाँ पे तो मतलब, क्योंकि दिल्ली बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे तो आप ट्रेन के बिना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सड़कें इतनी ज़्यादा है, मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ऑन रोड, कि अगर आपने ट्रैफिक, अगर आपको कहीं 5 किलोमीटर भी जाना है तो आपको 5 घंटे लग जाएंगे बाय रोड, अगर रश वाला टाइम हुआ तो। उससे बेहतर है कि आप जो है मेट्रो ट्रेन आप लीजिए दिल्ली में, और वहाँ पे आप आसानी से कहीं भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि मेट्रो में कोई ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर चलती है ट्रेन, आपको पता ही होगा। तो वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता, और वाइडली मतलब एक्सटेंसिवली मेट्रो जो है यूज़ की जाती है दिल्ली में। और स्टेट्स में मेट्रो को बहुत ज़्यादा सक्सेस इतनी नहीं मिल पाई। जैसे लखनऊ में भी मेट्रो बनाई गई, लेकिन इतनी पब्लिक उससे ट्रेवल नहीं करती है। बट जो दिल्ली का मेट्रो है, कोलकाता का मेट्रो है, वो बहुत ही फेमस है। देन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे मेट्रो की जगह वहाँ की जो लोकल ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रेलवे में आपका जो है एक वो किया गया है बदलाव, जो आपका रिजर्वेशन का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। ऑनलाइन रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है रिफॉर्म की गई ना। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।